तो साथियों कैसे हो साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल हमने पढ़ा था साथियों रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जितनी भी दोस्तों आपकी जो डिफिकल्ट चीजें थी वो मैंने क्लियर कर दी है, और जो जो चीजें आपकी डाउटफुल रहती है वो मैंने क्लियर की है। और दोस्तों बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ा है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण। ठीक है, और इसमें भी आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बेहतरीन ढंग से हम पढ़ने वाले हैं, एक भी चीज को नहीं छोड़ने वाले। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो कल हमने पढ़ लिया था उसका रिवीजन करते हैं फास्टली, क्योंकि दोस्तों जितना रिवीजन करोगे, अगर आपको 50 में से 50 या इसके आसपास नंबर लाना है साथियों, तो जितना रिवीजन अभी से करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो कल हमने शुरुआत की थी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये टॉपिक कल का चैप्टर नंबर 1, और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में जितने भी इंपॉर्टेंस कम होने वाली है वो आपको अच्छी तरीके से समझा दी जाएगी। सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, और आप बस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले देखो, जो हमने बात की थी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन दोनों दिशाओं के अंदर, मतलब वापिस रिवर्सेबली। ठीक है, वही अवस्था इसके अंदर प्राप्त हो जाएगी, नया पदार्थ इसके अंदर नहीं बनेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ठीक है, ये एक दिशा में चलेगा। रासायनिक परिवर्तन, इससे नया पदार्थ बनेगा, ये आपको याद रखना। भौतिक परिवर्तन से वापस वही धातु आपको मिल जाएगी, और रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या क्या पढ़ा है। वे परिवर्तन जो इसमें, ठीक है, भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है और अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब वही। ठीक है, तो याद रखना, बेसिक जो चीजें हैं आपको याद रख लेनी है। कभी कभी दोस्तों एग्जामिनर बेसिक चीजें पूछ ली जाते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, देखो परिवर्तनों के कारणों, ठीक है, परिवर्तनों के कारणों को, परिवर्तन परिवर्तन के कारण, ठीक है, परिवर्तन के कारण हटाने पर पदार्थ पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। उसके उदाहरण भी हम देखेंगे। कोई नया पदार्थ इसके अंदर नहीं बनता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें आह्वानिक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता, आह्वानिक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था में ये वापस आ जाता है। तो बस भौतिक परिवर्तन के 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, ठीक है, और कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता, आह्वानिक पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता। ये आपको याद रखनी है। करते हैं आगे। जितने भी उदाहरण है वो मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिए हैं, और जितने भी यहाँ पर दोस्तों जो डायग्राम देना है वो मैंने इसके अंदर देकर आपको बता दिया। ठीक है, जल से बर्फ का बनना, ये क्या होगा? ये होगा भौतिक परिवर्तन। जल से बर्फ का बनना, जमाव हिमांक किस में आ जाएंगे? ये जल के अंदर आ जाएंगे। और बर्फ से जल का बनना, देखो दोनों परिवर्तन। देखो बर्फ, देखो जल से बर्फ बनी तो आप बोलोगे सर बन गई, बर्फ से जल बना, बन गया। ठीक है, वही अवस्था मिली तो मिल गई। ठीक है, देखो पानी से वाष्प बनना, ठीक है, वाष्पन, और वाष्पन से बादल बनना मतलब संघनन। याद रखना, ऊर्ध्वपातन, आसवन आसवन और दूध का उबलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो उदाहरण याद रख लेना अच्छे तरीके से। अपने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है, इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना, भूलना मत। तो पानी का जल, ठीक है, मतलब जल से बर्फ और बर्फ से जल, और पानी से वाष्पन और वाष्पन से संघनन मतलब बादल, और वापस पानी। तो बस ये चीजें रिवर्सेबल चल रही है, मतलब उसी से आपको वही चीजें प्राप्त हो रही है। ऊर्ध्वपातन, आसवन और दूध का उबालना, ये भी आपको याद रख लेना है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, उदाहरण आकार और मिश्रण। देखो कौन कौन सी चीजें, देखो आकार में बदलाव होगा, मिश्रण, कौन कौन सी चीजें हैं जो मिश्रण के अंतर्गत आती है भौतिक परिवर्तन में। तो देखो आकार में परिवर्तन, जैसे कागज और लकड़ी के टुकड़े करना। ठीक है, तो ये कागज रहा, ठीक है, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए कैंची से। ठीक है, और कांच का टूटना, ये भी इसी के अंदर आ जाएगा, और चाय के टुकड़े करना, ये भी किसी के अंदर आ जाएंगे, ये भी भौतिक परिवर्तन के अंदर आ जाएंगे। और मिश्रण में कौन कौन से होंगे तो याद रखना, पानी में चीनी का घुलना और पानी में नमक का घुलना, दोनों ही एक ही अवस्था के उदाहरण है। जैसे पानी में चीनी का घुलना या नमक का घुलना, और दूध से क्रीम अलग होना, ठीक
ठीक है, और कांच और मोम आदि का पिघलना। तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अस्थायी गुण, ठीक है, अस्थायी गुण होंगे मतलब टेम्पररी चीजें, जैसे एल्यूमिनियम को पीट कर पतला करना, ठीक है, एल्यूमिनियम को पीट कर पतला करना और लोहे का चुंबक में बदलना, बल्ब का जलना और प्लेटिनियम को गर्म करने पर चमकना, ये याद रखना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेटिनियम का गर्म करके चमकना किस अवस्था का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। देखिए स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, तो ये आपको याद रखना है, ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? देखो इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, पुनः प्रारंभिक अवस्था में ये आ जाएगा, ठीक है, और इसमें पुनर्व्यवस्थापन नहीं होगा। और देखो कौन कौन से, बर्फ से, देखो पानी से बर्फ बनना, बर्फ से पानी बनना, ठीक है, वाष्पन, वाष्पन से संघनन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, दूध का उबलना और आसवन, ये किसके उदाहरण है? ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। और देखो कागज का काटना, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है। और कागज का कटना और कांच का टूटना, कागज, कांच और चाय के टुकड़े और पानी, देखो मिश्रण में याद रखना, जैसे पानी में नमक का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, और कौन सा हो जाएगा? दूध से क्रीम अलग होना और कांच और मोम का पिघलना। आगे हम बात करने वाले जहां जहां आपके इसमें डाउट होने वाले, वो दोस्तों मैंने लास्ट में ऐड कर दी है सारी चीजें, सारे समरी के थ्रू मैंने आपको चीजें समझा दी गई है, ठीक है। तो अभी ये याद रखना, प्लेटिनम को पीट कर, ठीक है, याद रखना, देखो एल्यूमिनियम को पीट कर तो पतला करना, लोहे का चुंबक में बदलना, बल्ब का जलना और प्लेटिनम का गर्म करने पर चमकना और स्प्रिंग की आकृति। अब देखो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ रासायनिक गुणों में संगठन में परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण इसमें होता है। और देखो परिवर्तन के कारणों को हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि वापस दोस्तों जिस अवस्था में था उसी अवस्था में आए, ये जरूरी नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो नए पदार्थ का निर्माण इसी के अंदर होता है, और देखो इसमें आवरणिक पुनः व्यवस्थापन होता है, ठीक है, और भौतिक परिवर्तन में ये अनुत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है, ये आपको याद रखना है। मतलब ये इसमें दोस्तों नया पदार्थ बनता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि दोस्तों जिस अवस्था से ये प्रारंभ हुआ है उसी अवस्था में आए, ठीक है, तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा। और जो भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ा है वो उत्क्रमणीय हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय और जो रासायनिक परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय। चलो आ जाओ बात करते हैं दहन और ऊर्जा। देखो इसके जो उदाहरण है दहन और ऊर्जा से संबंधित ये है, और उसके बाद आगे हम बात करेंगे। जैसे दहन और ऊर्जा में तो मोमबत्ती और अगरबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती और अगरबत्ती का जलना ये हो जाएगा किसका? रासायनिक परिवर्तन। और मोमबत्ती का जो पिघलना हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन, सॉरी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। एलपीजी की बात करें, एलपीजी का दहन, ठीक है, एलपीजी का दहन किसका उदाहरण हो जाएगा? तो याद रखना ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, सॉरी रासायनिक परिवर्तन का। और कोयले और ईंधन का जलना ये भी किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक का। और पटाखों का विस्फोट ये किसका हो जाएगा? रासायनिक, सभी रासायनिक के, ठीक है। चलो आ जाओ, और रसोई में रसायन, जैसे खाना पकाना, ठीक है, सब्जी का पकना और सब्जियों को पकाने पर मुलायम होना। देखो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसको अच्छे तरीके से रट लेना। खाना, देखो सब्जी पकना तो हो जाएगा, और सब्जी को पकाने पर उसका जो मुलायम होना वो किस में आ जाएगा? तो याद रखना वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। और आटे की रोटियां, ठीक है। अब बात करते हैं दूध से दही का बनना, ठीक है, और दूध का फटना, स्कंदन, ठीक है, दूध का फटना, स्कंदन, किण्व द्वारा शराब का निर्माण करना। तो ये चीजें आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। देखो खाना पकाना, ठीक है, सब्जी का पकना, सब्जी का मुलायम होना, आटे की रोटियां, ठीक है, आटे की रोटियां याद रखना, आटे की रोटियां ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। और दूध से दही बनना, दूध का फटना, ठीक है, स्कंदन, और किण्व हो जाएगा शराब द्वारा, सॉरी किण्व द्वारा शराब का निर्माण। चलो आ जाओ बात करें जैविक प्रक्रिया में कौन कौन सी हो जाएगी? पौधे द्वारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण याद रखना, श्वसन क्रिया याद रखना, खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण, पाचन, ठीक है, और पत्तियों में खाद का बनना और फलों का पकना। चलो आ जाओ, बात करते हैं ऑक्सीकरण और
क्षरण, ठीक है। तो लोहे में जंग लगना, ठीक है, धातु का संरक्षण और हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना याद रखना, ये किसका रासायनिक का हो जाएगा। रासायनिक ही पढ़ रहे हैं, देखो सेब को काटने के बाद उसका रंग बदलना, ठीक है, ठीक है, तो ये ब्लैक सा हो जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा, रासायनिक में। जल का अपघटन और जल में परिवर्तन। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं तुलनात्मक चीजें, जैसे नया पदार्थ किस में बनता है, तो देखो, तो आप बोलोगे सर नया पदार्थ तो रासायनिक में बनता है, भौतिक परिवर्तन में नहीं बनता, ठीक है, इसमें बनता है वापसी, ये उत्क्रमणीय हो जाएगा, मतलब उसी रिवर्सेबल, वही चीजें जिस जहां से प्रारंभ किए वही चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, अनुत्क्रमणीय, ठीक है, एक तरफ, ठीक है, तो वापसी नहीं होगी इसके अंदर। और आवाणिक व्यवस्था, इसमें पुनर्व्यवस्थापन नहीं होता और इसमें होता है। गुण केवल भौतिक गुण होते हैं और इसमें रासायनिक और संगठन होते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी। चलो आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट जो भ्रमित करने वाले जो टॉपिक है याद रखना या बिंदु है। मोमबत्ती, जैसे मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, अवस्था में चेंज, जैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मक्खन, देखो दूध से जो दही बनती है वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, और दूध से जो मक्खन निकलता है वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा और लकड़ी का जलना हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से चीजें सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये कंफ्यूजन चीजें हैं, ठीक है। जैसे मोमबत्ती का पिघलना, तो ये क्या हो जाएगा, आकार में परिवर्तन, ठीक है, तो ये भौतिक, और मोमबत्ती का जलना रासायनिक, ठीक है। दूध से दही ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, और दूध से जो मक्खन का निकालना है वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, ठीक है। दही से, सॉरी, दही से मक्खन का निकालना, तो मक्खन निकालोगे तो वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो, बर्फ का जलना ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन, फलों का पकना रासायनिक, और बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन, और लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, सारी चीजें हमने पढ़ ली, उसका निष्कर्ष है सभी पदार्थ की पहचान बदल जाए तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, और केवल रूप और अवस्था बदले तो भौतिक परिवर्तन, बस ये आपको याद रखना है। पहचान ही बदल जाए मतलब नया बन जाए तो रासायनिक, और रूप अवस्था बदले तो भौतिक परिवर्तन, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब पढ़ेंगे हम आज जो नया पढ़ने वाले हैं, चलो आ जाओ, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिश्र धातु, ठीक है, और यहाँ से साथियों एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं कॉपर और जिंक के जो परिवार है, जिन जिन चीजों से कौन कौन सी मिश्र धातु बनती है वो भी हम बात करने वाले हैं। केवल अनुपात का खेल है साथियों, याद रखना है, जैसे पीतल, ठीक है, तो कॉपर प्लस इसमें क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। इनकी मात्रा भी याद रखना, 70-30 का इसके अंदर रेशियो रहता है पीतल के अंदर। पीतल मतलब याद रखना कॉपर और जिंक, ठीक है, किस काम में आता है, तो पीतल बर्तन बनाने के काम में आता है। 70-30 का रेशियो इसके अंदर रहने वाला है। और मुंज मेटल, ठीक है, कॉपर और जिंक 60-40 का इसके अंदर रेशियो रहने वाला है, और इसमें 80-20 का डच, ठीक है, तो कॉपर और जिंक, ठीक है, इसमें 80 और 20% का रेशियो रहने वाला है, ठीक है। मुंज मेटल ये हवाई जहाज, ये जहरानी उद्योग में काम में आते हैं, और ये सस्ते आभूषण बनाने में काम में आते हैं डच मेटल। तो ये प्रमुख बातें आपको याद रख लेनी है। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आप आगे, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई, पीतल, मुंज मेटल और डच मेटल। तो इसमें 70-30 का रेशियो किसमें, पीतल में। ये दोस्तों ये रेशियो याद रखना यहाँ से दोस्तों। अब आजकल दोस्तों क्योंकि पैटर्न चेंज हो गए, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पीतल में कितना हो जाएगा, 70-30 का, इसमें 40 का, इसमें 80-20 का, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। चलो भाई, कॉपर, जिंक और तीसरा तत्व वो कौन सा है वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे जर्मन सिल्वर याद रखना, देखो कॉपर और जिंक, और इसमें आ जाएगा जो तीसरा तत्व है, याद रखना तीसरा तत्व हो जाएगा निकिल, ठीक है। और ये किस काम में आता है, याद रखना जर्मन सिल्वर हो जाएगा बर्तन बनाने के काम में आता है, ठीक है। तो कैसे याद रखते हो, काजी कल निकल, काजी कल निकल, ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो जर्मन का, ठीक है। जर्मन का कांजी मतलब कॉपर, जिंक
और निकल, ठीक है। काजी कल निकल तेरे बर्तन लेकर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कौजी कल निकल बर्तन लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो काजी, देखो इन तीनों में काजी, ठीक है, तीनों में काम में आ जाएगी काजी। काजी मतलब कॉपर और जिंक, जिसमें जर्मन सिल्वर, डेटा मेटल और गन मेटल, ठीक है। कौजी कल निकल बर्तन लेकर। अब बात करते हैं काजी लो, क्या बॉल, ठीक है, बॉल और बेरिंग, ठीक है। तो इससे याद रखना, देखो काजी कल निकल बर्तन लेकर और काजी लो क्या बॉल और बैटिंग, ठीक है, बैटिंग करो, ठीक है। तो देखो बॉल से और बेरिंग से बैटिंग हो जाएगी, ठीक है। और काजी टीन, काजी टीन टॉप, ठीक है, काजी ने टीन से क्या चलाई, टॉप, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, रिलेट करके जितनी चीज़ें आप याद रखोगे रख लेना, क्योंकि दोस्तों अधिकांश चीज़ें आप भूल जाओगे, तो अगर आप उसमें कुछ ट्रिक या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दोगे तो वो आपके एग्ज़ाम में समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था, ठीक है, उससे पहले हमने पढ़ लिया था, ठीक है, पीतल, मूंज मेटल, डच मेटल, 70-30, 60-40 और 80-20 का इसके अंदर रेशो रहने वाला है। जर्मन, ठीक है, कॉपर जिंक, ठीक है, जर्मन में हो जाएगा कॉपर जिंक और निकल, बर्तन बनाने में काम आता है। और डेटा मेटल किस में हो जाएगा, कॉपर जिंक और लोहा, ठीक है। तो याद रखना ये हो जाएगा बाल बेयरिंग बनाने के अंदर डेटा मेटल। और गन मेटल किस में हो जाएगा, तोप गियर बनाने में। चलो आ जाओ, अब कांस्य युग, ठीक है, कापर और टिन की बात कर रहे हैं। कांसा, याद रखना कांसा बनाने में कापर और टिन का, इसमें सिक्का, पदक और बर्तन बनाने में कांसा का। और घंटी, ठीक है, तो घंटी बनाने में दोस्तों तांबा और टिन का, मंदिर की घंटी बनाने में तांबा और टिन का, याद रखना। चलो आ जाओ, विशेष मिश्र धातु और मुद्राएं, याद रखना, कृत्रिम सोना, ठीक है, आर्टिफिशियल गोल्ड, तो कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है। उपयोग किसमें, कृत्रिम आभूषण में। मुद्रा याद रखना, कॉपर निकल और जिंक, ठीक है। उपयोग किसमें, मुद्रा सिक्के बनाने के अंदर। और मोनेल, ठीक है, तो याद रखना इसमें निकल और कॉपर हो जाएगा, ठीक है। रासायनिक संयंत्र और वैमानिक चीज बनाने में। चलो अब आ जाओ, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो वायुयान में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये हल्की होती है और मजबूत होती है, ठीक है, हल्का और मजबूत विमान बनाने के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है और उपयोग हवाई जहाज बनाने में, ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। पूछ लिया जाए कि दोस्तों जो हवाई जहाज है उसमें एल्यूमिनियम के साथ कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो याद रखना मैग्नीशियम। और अब बात करते हैं ड्यूरियम, ठीक है, ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियम में कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ठीक है। प्रेशर कुकर और हवाई जहाज बनाने में भी ये काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चलो बढ़ते हैं आप आगे। चलो अब लोहा और इस्पात परिवार, कौन कौन सी चीजें से कौन कौन सी चीजें बनने वाली है। चलो आ जाओ, स्टील, तब तो स्टील में बात करेंगे, Fe मतलब लोहा और शीशे हो जाएगा कार्बन, ठीक है। किसमें, बर्तन बनाने में। अब बात करते हैं एल्यूमिको, ठीक है, इसमें हो जाएगा एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट, ठीक है। और आयरन बेस्ड चीजें, तो ये हो जाएगा स्थायी चुंबक। अब नाइक्रोम में याद रखना, ठीक है, तो लोहा, निकिल और क्रोमियम, ठीक है। तो हीटर का जो तार बनता है वो नाइक्रोम का बनता है, ये आपको याद रखना है। चलो आ जाओ, टिन और शीशा, टिन और शीशा, तो देखो टाका बोल दो या सोल्डर बोल दो, ठीक है। तो हो जाएगा विद्युत तारों की बेल्डिंग के लिए। तो देखो इसमें हो जाएगा टिन और लेड, ठीक है, शीशा, जिसमें दो चीजें बनने वाली, देखो टाका भी इसी से बनेगा, फ्यूज तार भी इसी से बनेगा, ठीक है। फ्यूज तार बनाने में ये काम में आता है, टिन और शीशा, ठीक है। तो टिन और लेड, ठीक है, इसका जो गलना कम होता है, ठीक है, पिघलने वाले ये तार। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। टिन और शीशे से दोनों उदाहरण याद रख लेना, एक तो टाका और एक फ्यूज तार का। चलो मैं सावधान, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे जर्मनी सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी सिल्वर के अंदर
सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। और जो देखो नाम जर्मन सिल्वर, वास्तव में क्या होता है, कॉपर, जिंक और इसके अंदर निकल होता है। चांदी की जो इसमें परसेंटेज होती है वो 0% होती है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ लिया जाए कि जर्मन सिल्वर में चांदी का कितना परसेंट रहता है, तो याद रखना 0% रहता है, ठीक है। चलो बात आओ मिश्र धातु। मिश्र धातु में कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखें, देखो कॉपर और जिंक, ठीक है। जैसे पीतल, मुंज, डच और जर्मनी सिल्वर, इसकी हमने बात कर ली है, ठीक है। और कॉपर और टिन, ठीक है। कांसा और बेल मेटल, ठीक है। कौन कौन सी चीजें वो हमने बात कर ली, ये अपने शॉर्ट चीजें हैं। वापिस रिवीजन करना है, सोल्डर, फ्यूज, ठीक है। स्टील, एल्निको, नाइक्रोम, मैग्नीशियम और ड्यूरेलियम, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। यही मोस्ट अधिकांश चीज़ें यहाँ से ही पूछी जाती है, ठीक है, मिश्र धातु में से। तो आज की जो चीज़ें रहने वाली है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर कर दी है। ये इतना आपको कवर कर लेना है साथियों, इतने में दोस्तों आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, और कोई भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। बाकी दोस्तों क्लास में कंटिन्यू रहेगा, मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपका कम टाइम में जितना भी आपका रिवीजन हो वो हो जाए, मतलब 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाए, और जितने भी एमसीक्यू आए हुए हैं साथियों, ठीक है, वो मैं आपको कवर करवाता चलूँ, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए, पूरी कोशिश करूंगा साथियों कि 9th और 10th की दोस्तों जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, साइंस में से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तो बस क्लास में कंटिन्यू रहेगा, और जो भी भाई और बहन अपनी तरफ से सपोर्ट करना चाहता है वो सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। क्लास में कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। बाकी क्लास अपनी चली रही। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।